आज हम बात करेंगे मूलानुपाती सूत्र या फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला और आणविक सूत्र या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। देखिए, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में यौगिकों में तत्वों के प्रतिशत संघटन को ज्ञात करना सीखा था, है ना। तो अब वह प्रतिशत संघटन जो हमने ज्ञात करना सीखा था वह काम आएगा, क्योंकि जो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है या मूलानुपाती सूत्र होता है उसके लिए हमें यौगिकों में तत्वों के प्रतिशत संघटन की जरूरत पड़ती है। और इस एम्पिरिकल फॉर्मूला या फिर मूलानुपाती सूत्र की मदद से ही हम लोग किसी भी यौगिक का या अणु का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, आणविक सूत्र बोलते हैं, है ना। तो ये जो मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र होते हैं, इनसे पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए, और उस बात को हम पढ़ भी चुके हैं अपने पुराने लेक्चर्स में, कि जो रासायनिक यौगिक होते हैं उन्हें सदैव संक्षेप में लिखा जाता है, जिन्हें क्या बोला जाता है, रासायनिक सूत्र। और रासायनिक सूत्रों की परिभाषा क्या होती है, उपस्थित विभिन्न तत्वों के पदों में किसी पदार्थ, जो कि तत्व या यौगिक कुछ भी हो सकते हैं, कि अणुओं का जब हम संक्षिप्त रूप से निरूपण करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रासायनिक सूत्र, है ना। जैसे अगर हमें कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, CaCO3, है ना। संक्षिप्त रूप में हमने निरूपण कर दिया जो इस पदार्थ में उपस्थित अणु थे या फिर परमाणु थे उनका, है ना। वैसे ही सोडियम सल्फेट का सूत्र आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो Na2SO4। तो आपको एक बात समझ में आई कि रासायनिक सूत्र में हम क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ के अणुओं का संक्षिप्त निरूपण कर देते हैं, है ना। तो रासायनिक सूत्र को दो रूपों में वर्गीकृत करके देखा जाता है, जिसमें नंबर 1 होता है मूलानुपाती सूत्र, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हमने लिख लिया नंबर 1 पे मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। और नंबर 2 हम कौन सा इसका रूप देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर आणविक सूत्र, ठीक है। तो ये दोनों ही किसके रूप होते हैं, ये होते हैं रासायनिक सूत्र के ही रूप, ठीक है। अब एक एक करके हम इनको समझेंगे। तो पहले देखेंगे कि मूलानुपाती सूत्र या एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, यौगिक का वह सूत्र जो यौगिक के एक अणु में उपस्थित भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरलतम अनुपात बताता है। कुछ समझे इससे आप लोग? नहीं समझे तो मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है H2O2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया H2O2। अब हमें अगर इसका मूलानुपाती सूत्र चाहिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका समापवर्त्य निकालते हैं। समापवर्त्य क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। तो ये जो H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, है ना, इस सूत्र में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, आप देखिए, आपको इजीली पता चल जाएगा। इसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वह है 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, हमने लिख लिया उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। दोनों ही जगह पर क्या है, 2 है, ठीक है। अब इस संख्या का जो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है, तो इनका सरलतम अनुपात कितना हो जाएगा, इनका सरलतम अनुपात हो जाएगा 2:2, है ना। और जब आप उसको सरल रूप में लिखोगे तो वह कितना बन जाएगा, वह बन जाएगा 1:1, है ना, या फिर 1/1। तो इसका अनुपात आ गया 1:1, ठीक है। तो जब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र लिखेंगे तो वहां पर हम जो ये H के साथ में 2 दिख रहा है यहाँ पर 1 लिख देंगे, O के साथ में 2 दिख रहा है यहाँ पर भी 1 लिख देंगे। तो हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं H1O1। अब ये 1 को लिखें या ना लिखें ये तो बराबर ही बात होती है ना, मैथमेटिक्स में भी करते हैं आप ऐसा ही। तो यहाँ पर आप क्या बना देंगे, इसका मूलानुपाती सूत्र HO, ठीक है। तो समझ गए आप लोग कि किसी यौगिक का ऐसा सूत्र जो यौगिक के एक अणु में उपस्थित भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का क्या हो जाता है, सरलतम अनुपात हो जाता है, तो हम उसे जिस रूप में लिखते हैं वह उसका मूलानुपाती सूत्र कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं आणविक सूत्र की। आणविक सूत्र तो आपको मालूम ही है। देखिए, आणविक सूत्र या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, यौगिक का वह सूत्र
जो उस यौगिक में उपस्थित भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का वास्तविक अनुपात प्रदर्शित करता है। यहाँ पर क्या चाहिए हो रहा था? सरलतम अनुपात, है ना। और यहाँ पर क्या चाहिए? जो भी परमाणुओं का वास्तविक अनुपात है उसी अनुपात में लिख देने से हमें आणविक सूत्र प्राप्त हो जाता है किसी भी यौगिक का। जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का अगर हम आणविक सूत्र लिखेंगे तो ये क्या होगा? इसमें जो उपस्थित भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं वे वास्तविक अनुपात में ही प्रदर्शित होंगे। जैसे कि H2O2, ये किसका आणविक सूत्र है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम ग्लूकोज का आणविक सूत्र लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? C6H12O6। ठीक है, तो आप समझिए कि आणविक सूत्र में क्या होता है, उसमें उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का वास्तविक अनुपात उपस्थित होता है, जबकि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है या मूलानुपाती सूत्र होता है उसमें भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरलतम अनुपात प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र दोनों को समझने के बाद ही हम देखते हैं कि हम इन्हें साथ में क्यों पढ़ रहे हैं, इनका क्या संबंध है। तो अब हम लोग बात करेंगे मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र के बीच संबंध की। तो हम लोग पहले एक फॉर्मूला लिख लेते हैं जिससे हमें पता चले कि आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या संबंध होता है। तो आणविक सूत्र बराबर हो जाता है N इंटू मूलानुपाती सूत्र के। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये N क्या है, तो N क्या होता है? N होता है एक समापवर्तीय या फिर कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नोट भी करते रहते हैं कि N है यहाँ पर समापवर्तीय या फिर कॉमन फैक्टर या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड, है ना। तो इनमें से कुछ भी आप बोल सकते हो N को, जो कि हम लोगों ने अभी देखा था कि मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें समापवर्तीय या कॉमन फैक्टर एक ढूंढना पड़ता है। तो N का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में होता है। ठीक है, यहीं से मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है या आणविक द्रव्यमान होता है वह वाष्प घनत्व के साथ में भी संबंध रखता है। उसके लिए भी हम लोग एक फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। तो देखिए, जो आणविक द्रव्यमान है, हम यहाँ पर आणविक द्रव्यमान की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स में हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है, जहां पर हमें वाष्प घनत्व दिया हो और हमें आणविक द्रव्यमान निकालने की जरूरत हो। ठीक है, वैसे आणविक द्रव्यमान और भी भिन्न भिन्न तरीके से निकलता है, जो कि हमने पहले के लेक्चर्स में पढ़ लिया है। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान बराबर होता है 2 गुणा वाष्प घनत्व के या फिर वेपर डेंसिटी के। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जब भी न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे तो कहीं पर भी इनकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, और यही है मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र के बीच संबंध भी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको इन जो ये फॉर्मूले हैं या सूत्र हैं इनका एक बार आइडिया लग जाए कि कैसे इनका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि किसी यौगिक का वाष्प घनत्व 39 है, 39 है, जिसका मूलानुपाती सूत्र या एम्पिरिकल फॉर्मूला CH है। इस यौगिक का आणविक सूत्र या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले तो हम लोग वो नोट कर लेते हैं। हमें दिया गया है मूलानुपाती सूत्र एक यौगिक का, वह क्या दिया गया है? दिया गया है CH। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें क्या ज्ञात कर सकते हैं? हम ज्ञात कर सकते हैं मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, है ना। ज्ञात तो कर सकते हैं क्योंकि हमें इसमें परमाणुओं की संख्या जो दिख रही है उनके अनुसार इनके द्रव्यमानों का क्या कर सकते हैं? हम लोग योग कर सकते हैं। तो उससे हमें मिल जाएगा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। और हम इसको कितना लिख लें? हम इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 12 इकाई। क्यों? क्योंकि कार्बन का एक ही परमाणु है और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 इकाई या 12 यूनिट। ठीक है, और हाइड्रोजन का भी एक ही परमाणु है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणा 1 इकाई, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1 इकाई या फिर 1 यूनिट। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा? 12 प्लस 1, है ना, इतना यूनिट, तो कितना हो गया? 13 यूनिट या 13 द्रव्यमान इकाई।
ठीक है, या फिर 13 एकीकृत द्रव्यमान इकाई, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने मूलानुपाती सूत्र जो कि हमको दिया गया था उसके माध्यम से मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकाल लिया। अब हमको चाहिए आणविक द्रव्यमान। अब आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला था, आणविक द्रव्यमान बराबर होता है 2 गुणा वाष्प घनत्व, और वाष्प घनत्व हमको दिया गया है, कितना है? 39 है ना। तो आणविक द्रव्यमान बराबर होता है 2 गुणा वाष्प घनत्व के, या फिर वेपर डेंसिटी के। ठीक है, जो कि हमको कितनी दी गई है? 39 या 39 दी गई है। तो इसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 39। ठीक है, और कितनी वैल्यू आ गई मॉलिक्यूलर मास या फिर आणविक द्रव्यमान की? ये आ गई 78। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? तो इस क्वेश्चन में हमारे पास मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान है ना, और हमारे पास क्या है? आणविक द्रव्यमान भी है। ठीक है, तो हम इसे किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं आणविक सूत्र द्रव्यमान बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। हम ऐसा क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको n की वैल्यू चाहिए, किस फॉर्मूले में रखने के लिए? इस वाले फॉर्मूले में पुट करने के लिए, तभी तो हमें आणविक सूत्र प्राप्त होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर जो जो वैल्यूज हमारे पास हैं उन्हें पुट कर देते हैं। आणविक सूत्र द्रव्यमान की वैल्यू है 78, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 78 इक्वल्स टू n को ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि n का मान तो हमें निकालना है। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान की क्या वैल्यू है? ये है 13 यूनिट या फिर 13 इकाई या 13 इकाई। ठीक है, तो ये सब भी यूनिट में ही है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस प्रकार से इसको लिख दिया। अब देखिए n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? n इक्वल्स टू हो जाएगा 78 यूनिट अपॉन 13 यूनिट। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। तो इसको नोट करते रहिए, फिर अगले पेज पर चलते हैं। अब हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है? n की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है कि आणविक सूत्र बराबर होता है n गुणा मूलानुपाती सूत्र। अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। तो इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। n की वैल्यू कितनी आई है? n की वैल्यू आई है 6। ठीक है, और किससे गुणा करना है? जो हमें मूलानुपाती सूत्र दिया गया था। क्या दिया गया था? CH। ठीक है, तो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर भी 1 था। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा? 1 गुणा 6, 1 गुणा 6, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, तो जो हमें मूलानुपाती सूत्र दिया गया है उसका आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? उसका आणविक सूत्र हो जाएगा C6H6। यही तो हो जाएगा, है ना, क्योंकि 6 से हमने क्या कर दिया है? n की जगह पर 6 रख दिया है। और C6H6 किसका रासायनिक सूत्र होता है? क्या रासायनिक नाम होता है इस पदार्थ का? ये होता है बेंजीन। ठीक है, तो हम लोगों ने एक यौगिक जिसका हमें मूलानुपाती सूत्र ज्ञात था उसका हमने आणविक सूत्र निकाल लिया। किसकी मदद से? वाष्प घनत्व की मदद से या फिर मॉलिक्यूलर मास की मदद से। तो इतना समझ गए आप लोग। अब हम लोग कुछ छोटे छोटे जो सूत्र होते हैं, आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र, कुछ यौगिकों के एक बार ऐसे ही जल्दी से लिख लेते हैं। फिर अगले लेक्चर से हम लोग और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला यौगिक है बेंजीन, जिसका मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र तो हम लोगों ने अभी अभी देखा है ना। तो बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? CH। ठीक है, और आणविक सूत्र क्या होता है? C6H6। ठीक है, और इसका जो समापवर्ती होगा या N होगा वह कितना होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड, वह हो जाएगा 6। ठीक है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग यौगिक का नाम लेंगे जो कि है ग्लूकोज। ग्लूकोज का आणविक सूत्र पता है आप लोगों को? आपने कई बार कहीं ना कहीं इसे पढ़ा होगा, है ना। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। अब हमें क्या फाइंड करना है? इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड फाइंड करना है। ठीक है, जो कि कितना है? वह हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र होगा वह हो जाएगा CH2O। ठीक है, एक और यौगिक का नाम लिखते हैं, अमोनिया। अमोनिया का आणविक सूत्र क्या होता है? अमोनिया का आणविक सूत्र होता है NH3। लेकिन यहाँ पर देखने लायक ये बात है
कि यहाँ पर जो n है उसकी वैल्यू तो एक ही है, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर एक ही है, यानी कि समापवर्तीय एक ही है। तो हम लोग यहाँ पर समापवर्तीय लिख लेंगे एक, और इसका जो मूलानुपाती सूत्र होगा वह भी कितना हो जाएगा, NH3। तो समझिए आप लोग कि जहां पर n की वैल्यू एक होती है वहां पर मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र या फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों ही एक जैसे होते हैं। ठीक है, फिर एक और उदाहरण ले लेते हैं। अगला उदाहरण है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है? इसका आणविक सूत्र होता है CuSO4, है ना। अब इसमें भी देखिए, इसमें कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, इसमें भी एक ही है। तो हमने यहाँ पर समापवर्तीय या n की वैल्यू एक लिख ली, और इसका मूलानुपाती सूत्र भी क्या हो गया, CuSO4। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट जो यौगिक थे उनके मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र थे, जो कि हमने ऐसे ही सिंपली जानने के उद्देश्य से लिख लिए। ठीक है, अगले लेक्चर्स में हम मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि किसी भी यौगिक को केवल उसके आणविक सूत्र के माध्यम से ही लिखा जाता है या जाना जाता है। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग केवल सैद्धांतिक रूप में होता है। ठीक है, वरना हम हमेशा आणविक सूत्र के रूप में ही किसी यौगिक को लिखते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सेम टॉपिक से रिलेटेड। तब तक आप इतना अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और रिविजन करते रहिए। चलिए आज मूलानुपाती सूत्र या फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक यौगिक में विभिन्न तत्वों की प्रतिशतता हमें दी गई है, जिसमें कार्बन की प्रतिशतता है 34.6%, 34.6%। हाइड्रोजन की प्रतिशतता है 3.85%, 3.85%, और ऑक्सीजन की प्रतिशतता है 61.55% या फिर 61.55%। तो इस यौगिक का हमें मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है तो आप उसको दो स्टेप्स में सॉल्व करोगे, जिसमें हम लोग पहले स्टेप में या पद एक में हम लोग क्या करेंगे, सरलतम पूर्ण संख्या में तत्व के अनुपात की गणना करेंगे। हमें मूलानुपाती सूत्र या एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखने के लिए यही तो जरूरत होती है ना। हमें सरलतम पूर्ण संख्या के अनुपात में उन्हें अभिव्यक्त करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे एक टेबल, जिसमें हम लोग एक तरफ तत्वों का नाम लिखेंगे, उनकी प्रतिशतता जो हमें दी गई है। अगर हम इन्हें ग्राम में अभिव्यक्त करना चाहें तो हम कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पूरे यौगिक को 100 भाग मान लेते हैं तो ये जितनी भी प्रतिशतता में तत्व दिए गए हैं उतने उतने ग्राम हो जाएंगे, है ना। वैसे ही हम साथ ही साथ तत्व के दिए गए परमाणुओं की संख्या के आधार पर उनके परमाणु द्रव्यमान भी लिखेंगे, उनके ग्राम परमाणु या फिर मोल में भी उनको अभिव्यक्त करेंगे, उनका परमाणु अनुपात या मोलर अनुपात ज्ञात करेंगे, और फिर उन्हें सरलतम पूर्ण संख्या के अनुपात में लिखेंगे। तो हम लोग अपना जो ये पद एक है या स्टेप 1 है इसको शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग तत्वों के नाम लिख लेते हैं। तो कौन कौन से तत्व दिए गए हैं? कार्बन, है ना, जिसका प्रतीक C होता है, हाइड्रोजन जिसका प्रतीक H होता है, ऑक्सीजन जिसका प्रतीक O होता है। ठीक है, अब इनकी प्रतिशतता यानी कि हमें ग्राम में अभिव्यक्त करते हुए लिखनी है। ठीक है, तो हम कार्बन का कितना ग्राम पार्ट लिख लेंगे? 34.6 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना पार्ट लिख सकते हैं? 3.85 ग्राम। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना पार्ट लिख सकते हैं? 61.55। अब इनके परमाणु द्रव्यमान लिख लेते हैं। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 इकाई, या ग्राम के रूप में अभिव्यक्त करें तो 12 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 ग्राम। ठीक है, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 ग्राम। ठीक है, अब इन्हें हमें ग्राम परमाणु या फिर मोल के रूप में अभिव्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे? जितनी प्रतिशतता दी गई है उसमें डिवाइड कर देंगे इनके परमाणु द्रव्यमानों से या फिर इनके एक परमाणु के द्रव्यमान से। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? 34.6 इसको डिवाइड करेंगे 12 से। ठीक है, और आपको जो कार्बन है उसका ग्राम परमाणु या फिर जो मोल है वह मिल जाएगा 2.88 मोल। ठीक है,
वैसे ही नेक्स्ट वाला भी कीजिए। हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वह है 1 ग्राम और जो प्रतिशतता हमें दी गई है वह है 3.85 ग्राम के रूप में लिख सकते हैं इसको, है ना। तो हम लिखेंगे 3.85, इसे डिवाइड करना है 1 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.85, ठीक है। फिर 61.55 को भाग देना है 16 से, तो 61.55 इसको भाग दीजिए 16 से, तो कितना आंसर आएगा, ये भी आ जाएगा 3.85, ठीक है। अब इसके बाद हमें निकालना है परमाणु अनुपात या फिर मोलर अनुपात। तो ये परमाणु अनुपात पता है कैसे निकलेगा, जो आपको ये ग्राम परमाणु मोल में दिख रहे हैं ना, आपको यहाँ पर 3 तत्वों के पता है, ठीक है, आपको 3 ही तत्व दिए गए हैं। तो इनमें जो सबसे छोटा वाला है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है इनमें से, 2.88 है ना। तो इस 2.88 को ही यहाँ पर हमने आधार मान लेना है, ठीक है, और इसी से डिवाइड कर देना है इन तीनों ही तत्वों के ग्राम परमाणुओं को। तो हमें इन तीनों तत्वों के क्रमशः परमाणु अनुपात या मोलर अनुपात प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो करते हैं इसको, देखिए 2.88, ठीक है, इसको तो डिवाइड हमें कितने से करना है, 2.88 से ही करना है, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ठीक है। वैसे ही हाइड्रोजन वाले ग्राम परमाणु को डिवाइड कर दीजिए जो सबसे ज्यादा छोटा नंबर है उससे, यानी कि 2.88 से। तो 3.85 को डिवाइड करना है 2.88 से, तो जो आपको प्राप्त हो जाएगा वह होगा 4/3। ऐसे ही ये नंबर भी सेम टू सेम ही है, तो यहाँ पर भी आप डिवाइड करेंगे तो 3.85 किससे डिवाइड करना है, 2.88 से, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब हमें इन्हें क्या बनाना है, सरलतम पूर्ण संख्या के अनुपात में लिखना है। तो हमें जो ये हर में 3 दिख रहे हैं ना, इन्हें हटाना है। इन्हें हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन तीनों ही नंबर्स में 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर 3 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो गया, ये आ गया 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में जब हम 3 से गुणा करेंगे 4/3 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट वाले में भी हम 3 से गुणा करेंगे तो 4/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आ गया 4। तो हमने स्टेप 1 में सरलतम पूर्ण संख्या में तत्वों के अनुपात की गणना कर ली, है ना। अब देखते हैं पद 2 या स्टेप 2 क्या होता है। उससे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें इन तत्वों का अनुपात सरलतम पूर्ण संख्या के रूप में क्या प्राप्त हुआ है। तो हमें क्या अनुपात प्राप्त हुआ है, C अनुपात H अनुपात O किसके जितना है या किसके बराबर है, तो हमको प्राप्त हुआ है 3:4:4। यही तो अनुपात हमें प्राप्त हुआ है, 3:4:4 के अनुपात में हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सरलतम पूर्ण संख्या के रूप में अनुपात प्राप्त हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। तो देखिए पद 2 में हमें क्या करना है, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र लिखना है। अब इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, तो जिस जिस नंबर के साथ में आपको जो जो सरलतम पूर्ण संख्या दिख रही है ना, जिस भी तत्व के साथ में, वही आपने लिख देना है। तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा वह हो जाएगा C3, ठीक है, और H4, ठीक है, और O4। तो ये हो गया आपको दिए गए यौगिक का मूलानुपाती सूत्र प्राप्त, जो कि क्या है, C3H4O4, ठीक है। तो समझ गया पहला क्वेश्चन कि किस तरीके से हम मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण करते हैं या किसी क्वेश्चन में मूलानुपाती सूत्र की गणना या उसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगला क्वेश्चन है कि 5.6 ग्राम सिलिकॉन 21.3 ग्राम क्लोरीन के साथ संयोग कर एक यौगिक बनाता है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए यदि परमाणु द्रव्यमान दिया गया है सिलिकॉन का 28 ग्राम और क्लोरीन का 35.5 ग्राम। तो बाकी सारी प्रोसेस तो इसमें सेम टू सेम ही रहेगी जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में की थी। बस आपको एक चीज यहाँ पर ये ध्यान देनी है कि यहाँ पर किसी भी तत्व की प्रतिशतता नहीं दी गई है ना। तो हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो उन तत्वों की प्रतिशतता प्राप्त करनी पड़ेगी कि कितनी है ना, किसी यौगिक में, ठीक है। तो पहले हम उसे ज्ञात करते हैं।
तो देखिए यौगिक में सिलिकॉन का भार कितना दिया गया है, 5.6 ग्राम या 5.6 ग्राम। यौगिक में क्लोरीन का भार कितना दिया गया है, 21.3 ग्राम। ठीक है, तो यहां पर से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं यौगिक का कुल भार। यौगिक का कुल भार कैसे हो जाएगा, उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के योग से, है ना। तो यौगिक का कुल भार बराबर कितना हो जाएगा, सिलिकॉन का भार प्लस क्लोरीन का भार। तो सिलिकॉन का भार कितना है, 5.6 ग्राम। ठीक है, प्लस क्लोरीन का भार कितना है उस यौगिक में, 21.3 ग्राम। ठीक है, तो टोटल जब आप इसको जोड़ दोगे तो आपको यौगिक का कुल भार 26.9 ग्राम या 26.9 ग्राम प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं कि यौगिक में सिलिकॉन की प्रतिशतता कितनी है और यौगिक में क्लोरीन की प्रतिशतता कितनी है ना। कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यौगिक में सिलिकॉन की प्रतिशतता क्या हो जाएगी, सिलिकॉन का भार, है ना, अपॉन किसके हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा यौगिक का कुल भार, है ना। तो सिलिकॉन का भार बटे यौगिक का भार और प्रतिशतता निकालनी है, इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, है ना। और इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर पहले वैल्यूज पुट कीजिए। सिलिकॉन का भार कितना है, 5.6 ग्राम है। ठीक है, और यौगिक का भार कितना है, 26.9 ग्राम है। ठीक है, इनटू 100। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20.8%। ठीक है, तो इतना नोट करिए, फिर इस पेज को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, तो यौगिक में क्लोरीन की प्रतिशतता हो जाएगी क्लोरीन का भार अपॉन किसके हो जाएगा, यौगिक का भार, है ना। और प्रतिशतता निकालनी है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई, है ना। तो हमने इस प्रकार से इसको लिख लिया, फिर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखिए क्लोरीन का भार कितना है यौगिक में, क्लोरीन का भार है 21.3 ग्राम। ठीक है, अपॉन यौगिक का भार कितना है, 26.9 ग्राम गुणा 100। तो इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर आ जाएगा 79.2% या फिर 79.2%। ठीक है, तो हम लोगों को जो हमें दिया गया यौगिक है उसमें सिलिकॉन की प्रतिशतता भी प्राप्त हो गई और क्लोरीन की प्रतिशतता भी प्राप्त हो गई। अब हम क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेप है उसको करना शुरू करते हैं। यही तो करते हैं हम उसमें। स्टेप 1 में प्रथम पद में तत्व का सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात हम लोग ज्ञात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले लिखते हैं तत्व का नाम। पहला तत्व क्या है, सिलिकॉन, है ना, और दूसरा तत्व क्या है, क्लोरीन। ठीक है, अब इनकी प्रतिशतता हम ग्राम के रूप में ही अभिव्यक्त करेंगे। क्यों, क्योंकि हम 100 भाग मान ले रहे हैं पूरे यौगिक को। तो इनकी प्रतिशतता आई कितनी थी, हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में, सिलिकॉन की थी 20.8%, तो हम सिलिकॉन के आगे लिख देते हैं 20.8। ठीक है, क्लोरीन की कितनी आई थी, 79.2%, तो हम क्लोरीन के साथ में लिख देते हैं 79.2। ठीक है, अब सिलिकॉन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 28 ग्राम या फिर 28 यूनिट। वैसे ही क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, औसत परमाणु द्रव्यमान 35.5 ग्राम या 35.5 यूनिट। ठीक है, अब इन्हें ग्राम परमाणु में या फिर मोल में हमें अभिव्यक्त करना है, तो हम क्या करते हैं, हम ये वाली जो प्रतिशतता दी गई है जिसे हमने ग्राम में अभिव्यक्त किया है उसको भाग दे देते हैं परमाणु द्रव्यमान से तत्व के। ठीक है, तो जब इसको हम भाग देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 0.74। ठीक है, फिर इसको क्लोरीन के लिए भी सेम ही चीज कीजिए। आप क्या करेंगे, 79.2 अपॉन 35.5। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 2.23 मोल। ठीक है, अब परमाणु अनुपात या फिर मोलर अनुपात हम लोग ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें जो सबसे छोटा नंबर है इस यौगिक में दिए गए तत्वों के ग्राम परमाणु में, है ना, तो उससे क्रमशः हमें भाग देना होता है दोनों ही तत्वों के ग्राम परमाणु को। और यहाँ पर कौन सा है सबसे छोटा नंबर, 0.74। ठीक है, तो करते हैं इसको। देखिए 0.74 अपॉन 0.74 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही
2.23 अपॉन 0.74 ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा 3 के, और ये तो ऑलरेडी सरलतम पूर्ण संख्या के अनुपात के रूप में है, तो इसके लिए हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर सीधे सीधे 1 और 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और सिलिकॉन और क्लोरीन का जो सरलतम पूर्ण संख्या का अनुपात आया है वह कितना आया है? 1:3 के रूप में आया है। ठीक है, अब दूसरे पद में हम क्या करते हैं? दूसरे पद में हम यौगिक का मूलानुपाती सूत्र लिखते हैं, और वह कैसे लिखेंगे? हम लिख देंगे SI या सिलिकॉन 1 लिखने की तो जरूरत नहीं होती है, तो हम लिखेंगे SI। ठीक है, और क्लोरीन के साथ में कितना नंबर है? 3, तो यहाँ पर 3। तो जो दिया गया यौगिक है ना, उसका मूलानुपाती सूत्र क्या है? SiCl3, और इस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो आप लोग सीख गए कि किस प्रकार से मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण किया जाता है ना। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से मूलानुपाती सूत्र के माध्यम से आणविक सूत्रों की गणना की जाती है, तो उसके भी कुछ न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर आपका ये मूलानुपाती सूत्र और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप इतना अच्छे से पढ़ लीजिए और रिविजन करते रहिए। चलिए आज कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार से किसी दिए गए यौगिक के आणविक सूत्र को या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निर्धारित किया जा सकता है या फिर ज्ञात किया जा सकता है। इस लेक्चर में आपका एक चीज और रिवाइज होने वाला है। जो हमने लास्ट लेक्चर में मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण करने संबंधित क्वेश्चंस किए थे ना, तो उनका भी यहाँ पर उपयोग होगा, क्योंकि हमें ज्ञात करना है आणविक सूत्र किसके माध्यम से? मूलानुपाती सूत्र के माध्यम से, है ना। हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी देखा था, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उस फॉर्मूले का भी रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसमें पहला प्रश्न है, एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन है। इसका मोलर द्रव्यमान आपको दिया गया है 98.96 ग्राम या फिर 98.96 ग्राम। इसका आणविक सूत्र आपने ज्ञात करना है। ठीक है, तो आणविक सूत्र ज्ञात करने से पहले अभी हम लोगों ने क्या बात की कि हमें इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना होगा। ये एग्जाम्पल ना आपकी किताब में भी दिया गया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसमें जैसे कि स्टेप्स दिए गए हैं जो कि हम टेबल के रूप में फॉर्म करते हैं, है ना। ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे करके बहुत सारे स्टेप्स दिए गए हैं, और हमने इसको एक ही टेबल के अंदर उन सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग जो फर्स्ट स्टेप है उसमें ज्ञात करेंगे यौगिक का मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, और दूसरे स्टेप में फिर हम ज्ञात करेंगे इस यौगिक का आणविक सूत्र। तो सबसे पहले जो हमें ये दिया गया यौगिक है ना, इसमें उपस्थित तत्व कौन कौन से हैं उनके नाम हमने लिख लेने हैं। तो इसमें कौन कौन से तत्व हैं? एक तो है हाइड्रोजन, दूसरा है कार्बन, और तीसरा तत्व कौन सा है? ये है क्लोरीन। ठीक है, तो इन तीनों के ही नाम हमने इस टेबल में तत्व वाली श्रेणी में लिख लिए। ठीक है, अब इनकी प्रतिशतता क्या हम ग्राम के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस पूरे यौगिक को 100 भाग मान लें तो जितनी जितनी प्रतिशतता दी गई है उसको हम ग्राम के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन के लिए कितनी प्रतिशतता दी गई है? 4.07%, तो ये बन गया 4.07 ग्राम। ठीक है, कार्बन के लिए कितनी प्रतिशतता दी गई है? 24.27 ग्राम। ठीक है, और क्लोरीन के लिए कितनी प्रतिशतता दी गई है? 71.65। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? ये होता है 1 यूनिट या फिर 1 ग्राम। ठीक है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 12 यूनिट या फिर 12 ग्राम। और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है या फिर औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 35.5 यूनिट या फिर 35.5 ग्राम। तो अभी क्योंकि हमने यहाँ पर ग्राम में ही ले रखे हैं, ये जो प्रतिशतता को भी ग्राम में अभिव्यक्त किया है, तो इनको भी हम लोग इनकी इकाई के रूप में ग्राम ही लिख लेंगे। अब हमें प्रत्येक तत्व को ग्राम परमाणु या मोलों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमें ग्राम में प्रतिशतता के रूप में हमने इसको अभिव्यक्त किया है ना, इनको डिवाइड करते हैं इनके परमाणु द्रव्यमान से, है ना।
तो हाइड्रोजन के लिए मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4.07 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। तो ये किसके बराबर आ जाएगी? ये आ जाएगी 4.07 मोलों की संख्या। ठीक है, उसके बाद कार्बन के लिए देखिए, कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? 24.27, इसको डिवाइड कीजिए 12 से। ठीक है, और ये किस में थे? दोनों ही ग्राम में थे, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और मोल की संख्या के रूप में हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 2.021। ठीक है, वैसे ही क्लोरीन के लिए मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 71.65 अपॉन 35.5, और दोनों ही ग्राम से ग्राम क्या हो गए हैं? कैंसिल हो गए हैं। तो इसका जो वैल्यू आएगी वो भी 2.021 के ही जितनी आएगी। ठीक है, अब हम निकालते हैं परमाणु अनुपात या फिर मोलर अनुपात। ये हम कैसे निकालते हैं? जो सबसे छोटा नंबर होता है इन मोलों की संख्या में, उसी से इन सब में डिवाइड कर देते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें? सबसे छोटा नंबर 2.021, दोनों ही 2.021 ही है। ठीक है, तो हमने डिवाइड करना है किसमें? 4.07 को किससे? 2.021 से, और ये अप्रोक्सीमेटली बराबर आ जाता है कितने के? 2 के। ठीक है, उसके बाद 0.021 इसको डिवाइड करना है 2.021 से, तो ये कितना आ गया? ये तो 1 आ गया। ठीक है, फिर इस वाले के लिए, क्लोरीन के लिए देखिए, यहाँ पर भी 2.021 अपॉन 2.021, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 1। ठीक है, अब चेक कीजिए क्या ये सरलतम पूर्ण संख्या के अनुपात में है? तो हाँ, ये सरलतम पूर्ण संख्या की ही अनुपात में है। ठीक है, इससे ज्यादा सरल इनका अनुपात नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सेम टू सेम वैल्यूज लिख देंगे। 2, ये हो गया 1, और ये भी हो गया 1। ठीक है, तो इतना आप समझ गए इस पूरी टेबल को, इसमें जितने भी स्टेप्स हैं उनको समझ गए। इनको आप एक एक करके स्टेप वाइज भी कर सकते हैं, जैसे आपकी किताब में दिया गया है, या फिर एक टेबल के फॉर्म में इस तरीके से भी कर सकते हैं, जिससे कि ये आपको समझने में भी इजी लगता है। ठीक है, क्योंकि ये तो ज्यादा इजी लगता है, इसीलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया है। आप एक एक करके अपने अनुसार जैसा आपको ठीक लगे वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए, तत्वों का नाम हमको पता है, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन, और इनमें जो सरलतम पूर्ण संख्या का अनुपात है वह भी हमको पता है, 2:1:1। ठीक है, तो इसका मतलब जो यौगिक है, जो दिया गया यौगिक है, उसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा? उसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा, देखिए H के साथ में क्या आ जाएगा? H के साथ में आ गया 2। ठीक है, और कार्बन के साथ में क्या आ जाएगा? कार्बन के साथ में है 1। ठीक है, तो इसका मतलब C लिख लेते हैं। और क्लोरीन के साथ में क्या आ जाएगा? क्लोरीन के साथ में भी है 1, तो Cl लिख लेते हैं। तो जो दिया गया यौगिक है, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या है? CH2Cl। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है? अब हमें ज्ञात करना है इस यौगिक का आणविक सूत्र। अच्छा, हमको एक बात मालूम है कि आणविक सूत्र हम ज्ञात कर सकते हैं N गुणा मूलानुपाती सूत्र के माध्यम से। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर N की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। तो हमें सबसे पहले इस N की वैल्यू, जो कि समापवर्त्य होता है या उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें मोलर द्रव्यमान दिया गया है 98.96 ग्राम। अगर हम मूलानुपाती सूत्र, क्योंकि हमारे पास है, तो इसका द्रव्यमान ज्ञात कर लें और इस मोलर द्रव्यमान को मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान से भाग दे देते हैं, तो हमें N की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो अब सबसे पहले हमारा काम क्या है? तो देखिए, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कैसे निकलेगा? जो ये मूलानुपाती सूत्र हमें दिया गया है, इसमें उपस्थित जो विभिन्न तत्व हैं, उनके परमाणुओं की संख्या के अनुसार उनके द्रव्यमानों का हम योग कर देंगे। जैसे कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? ये होता है 12 यूनिट या फिर 12 ग्राम, क्योंकि हम यहाँ पर सारी चीजें ग्राम में ही ले रहे हैं, तो ग्राम में ले लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 1 ग्राम होता है। 2 परमाणु है तो कितना हो गया? 2 गुणा 1। ठीक है, इतना ग्राम। प्लस क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, या औसत द्रव्यमान कितना होता है क्लोरीन का? 35.5 ग्राम। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 49.5 ग्राम के बराबर। ठीक है, अब आपको मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान पता चल गया। ठीक है, आपके पास मोलर द्रव्यमान है,
तो आप n की वैल्यू अब आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इक्वल्स टू हो जाएगा मोलर द्रव्यमान अपॉन मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज पुट कर लीजिए। मोलर द्रव्यमान है 98.96 ग्राम, ठीक है, अपॉन मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान है 49.5 ग्राम, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग आ जाएगी 2 के बराबर। इसका मतलब है जहां n है वहां पर हमें 2 रख देना है। तो इतना आप अच्छे से पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो देखिए हमारे पास मूलानुपाती सूत्र है CH2Cl और n की वैल्यू है 2, ठीक है। तो इस दिए गए यौगिक का जो आणविक सूत्र है वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा C, कितना आएगा यहाँ पे 1 2 जा 2 या 2 1 जा 2, ठीक है। और H के साथ में क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास समापवर्ती कितना है 2 है, और यहाँ पर भी यहाँ पर H के 2 परमाणु ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। और क्लोरीन के साथ में कितना आ गया 2 आ गया। तो हमारा जो दिया गया यौगिक है उसका आणविक सूत्र आ गया C2H4Cl2। समझ गए आप लोग कि किस प्रकार से मूलानुपाती सूत्र यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला के माध्यम से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या आणविक सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ताकि अगर अभी भी कुछ डाउट रह गया हो तो वो भी हमारा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यौगिक में निम्नलिखित संघटन पाया गया। किसका संघटन, तत्वों का प्रतिशत संघटन, ठीक है। सोडियम का है 14.31%, सल्फर का है 9.97%, ऑक्सीजन का है 69.50% और हाइड्रोजन का है 6.22%। ये मानते हुए कि यौगिक की समस्त हाइड्रोजन क्रिस्टलन जल के रूप में उपस्थित हैं, यौगिक का आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए। यहाँ पर यौगिक का आणविक द्रव्यमान 322 इकाई या 322 यूनिट दिया गया है। आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पेज में इसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यौगिक की समस्त हाइड्रोजन क्रिस्टलन जल के रूप में उपस्थित है। इसका मतलब भी हम समझेंगे, क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आणविक सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है, क्योंकि हम लोग मूलानुपाती सूत्र के माध्यम से ही दिए गए यौगिक का आणविक सूत्र ज्ञात कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम तत्वों के नाम लिख लेते हैं। तो हमने दिए गए तत्वों के नाम लिख लिए, सोडियम यानी कि Na, सल्फर यानी कि S, ऑक्सीजन यानी कि O और हाइड्रोजन यानी कि H प्रतीक के साथ में, ठीक है। अब हम इन तत्वों की प्रतिशतता ग्राम के रूप में अभिव्यक्त करते हुए लिखेंगे। तो देखिए सोडियम के लिए कितनी प्रतिशतता दी गई है 14.31। अब हम इसे ग्राम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 14.31 ग्राम, क्योंकि हमने यौगिक को जो दिया गया यौगिक है उसे 100 भाग मान लिया है, ठीक है। अब देखिए सल्फर की कितनी प्रतिशतता या कितना ग्राम दिया गया है 9.91 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशतता या ग्राम के रूप में अभिव्यक्त कैसे कर सकते हैं 6.22 ग्राम, ठीक है। हाइड्रोजन कितना ग्राम भाग हो जाएगा 6.22 ग्राम, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना भाग हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा 69.50 ग्राम, ठीक है। अब हम लिखेंगे इनका परमाणु द्रव्यमान विभिन्न तत्वों का, ठीक है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23 ग्राम, ठीक है। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 32 ग्राम, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 ग्राम। अब हम इन्हें मोलों की संख्या के रूप में डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो ये ग्राम में प्रतिशतता है या फिर जो हमने ग्राम में अभिव्यक्ति की थी प्रतिशतता की, उसको डिवाइड कर देंगे इनके परमाणु द्रव्यमानों से, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। 14.31 कितने से डिवाइड करना है या फिर अपॉन 23, तो ये आ जाएंगी, इसमें मोलों की संख्या होगी 0.622, ठीक है। सल्फर के लिए ज्ञात कीजिए तो 9.91 अपॉन 32, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.311, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन के लिए ज्ञात कीजिए, हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे 6.22 अपॉन 1, तो इसकी वैल्यू तो कितनी आएगी 6.22 ही आएगी, ठीक है।
उसके पश्चात हम लोग ऑक्सीजन के लिए चेक करते हैं, तो 69.50 अपॉन 16, ठीक है। तो इसमें मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कितनी आ गई, ये आ जाएगी आपकी 4.34, ठीक है। अब हम चेक करेंगे परमाणु अनुपात या फिर मोलर अनुपात। तो वो कैसे ज्ञात करते हैं, वो हम लोग ज्ञात करते हैं जो इनमें से, जो ये मोलों की संख्या में से सबसे कम मान वाला नंबर है। सबसे कम मान किसका है, इसका है 0.311 का, है ना। अब इसी से हम लोग सारे के सारे जितने भी तत्वों के मोलों की संख्या है उनको डिवाइड कर देंगे, तो हमें परमाणु अनुपात प्राप्त हो जाएगा उन तत्वों का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 0.622, इसको डिवाइड करना है हमने 0.311 से, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 2 के, ठीक है। उसके बाद हम लोग 0.311 इसको डिवाइड करना है 0.311 से, तो कितना आ जाएगा, ये तो आ गया 1, ठीक है। उसके बाद डिवाइड कीजिए 6.22 को 0.311 से, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 20 या फिर 20 के, ठीक है। उसके बाद हम लोग 4.34 को डिवाइड करेंगे 0.311 से, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 14 या फिर 14 के, ठीक है। अब हमें इनका सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा, इसमें कुछ आपको उभयनिष्ठ ऐसा कुछ नंबर लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या में तो एक भी है, तो हम लोग इसका और सरलतम अनुपात क्या ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये ऐसे का ऐसे ही हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर 20 का 20 ही रहेगा, और यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो ये हमने अभिव्यक्त कर लिया इन तत्वों को सरलतम पूर्ण संख्या के अनुपात में, ठीक है। और इससे जो हमें यौगिक का मूलानुपाती सूत्र प्राप्त होगा वह क्या होगा, Na2SH20O14, ठीक है। अब दूसरा पद जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें आणविक सूत्र ज्ञात करना है। तो देखिए फॉर्मूला तो सेम ही है, आणविक सूत्र बराबर N इंटू मूलानुपाती सूत्र। अब हमें सबसे पहले N की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें जब मूलानुपाती सूत्र पता चल गया है, अगर हमें N भी पता होगा तभी तो हम आणविक सूत्र ज्ञात कर पाएंगे, है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, यौगिक का आणविक द्रव्यमान 322 इकाई या 322 यूनिट, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हमें मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करना चाहिए, है ना। तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, सोडियम के परमाणु की संख्या कितनी है, 2, तो 2 गुणा सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जो कि कितना होता है 23 इकाई या फिर 23 यूनिट, ठीक है, प्लस सल्फर, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ये होता है 32 और एक ही परमाणु है तो 32 इकाई, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एक होता है और कितने परमाणु हैं, 20 परमाणु हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 इकाई होता है और कितने परमाणु हैं, 14 परमाणु हैं, ठीक है। तो इन सब का जब आप योग कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 322 इकाई या 322 यूनिट, ठीक है। अब n की वैल्यू हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा आणविक द्रव्यमान अपॉन कितने के, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान के, तभी तो हमने मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान की गणना की, है ना। तो n की वैल्यू इस प्रकार से हम प्राप्त कर लेंगे। हमने यहाँ पर लिख लिया आणविक द्रव्यमान अपॉन मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। आणविक द्रव्यमान कितना दिया गया था यौगिक का, 322 इकाई, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 322 इकाई अपॉन हमारे पास मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कितना आया है, 322 यूनिट या फिर 322 यूनिट, है ना। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1, तो n की वैल्यू हो गई 1। अब आप लिख सकते हो आणविक सूत्र बराबर n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, गुणा मूलानुपाती सूत्र क्या है, Na2S, है ना, H20 और O14, ठीक है, यही हमारा मूलानुपाती सूत्र है। तो इसका मतलब है जो हमारा आणविक सूत्र है वह भी कितना हो जाएगा, Na2S H20 O14, क्योंकि n की वैल्यू तो 1 ही है।
ठीक है, लेकिन अभी भी हमारा आंसर कुछ अधूरा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था कि यौगिक की समस्त हाइड्रोजन क्रिस्टलन जल के रूप में उपस्थित है। क्रिस्टलन जल के रूप में उपस्थित होने का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि H2O के अणुओं के रूप में, है ना, क्रिस्टलन का जल यही तो होता है ना, तो उसके रूप में उपस्थित है। तो अब हमें इस जो ये आणविक सूत्र है इसमें से H2O की जितनी भी अणुओं की संख्या है उन्हें अलग करना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं कि इसमें कितने H2O के अणु हैं। तो H2O के अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें देखिए जरा, H के साथ में कितने परमाणुओं की संख्या है, 20। अब यहाँ पर H2 है तो इसका क्या मतलब है, हमें यहाँ पर 10 की जरूरत है, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 14 परमाणु है तो इसके 10 हम ले लेते हैं। तो कितना कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर है 10। तो इसका मतलब है हमें 10 H2O या फिर जल के अणुओं की संख्या की जरूरत है, जिन्हें हम अलग कर देंगे। बाकी के बचे 4 ऑक्सीजन के, वो हम इसी के साथ में लिख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से दिए गए यौगिक का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा, Na2, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सल्फर S भी ऐसे ही रहेगा। ऑक्सीजन के कितने परमाणु बचे हैं, 4 परमाणु बचे हैं, जो हमने यहाँ पर लिख लिया। और 10 जल के अणुओं को हम अलग से लिख लेते हैं, तो हमने लिख दिया डॉट 10H2O, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो दिया गया यौगिक है उस प्रश्न के अनुसार उस यौगिक का आणविक सूत्र या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया Na2SO4, है ना, डॉट 10H2O। और अगर मैं आपसे इस यौगिक का नाम पूछूं तो आप क्या बताओगे, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे मूलानुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि आणविक सूत्र ज्ञात किए जाते हैं दिए गए यौगिकों के। तो अब आप इनकी खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।